अच्छा जी, बड़ी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन ये वीडियो इस जो है ना पैगाम से पहले पैगाम थोड़ा सा सुन लें कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं उनमें 13 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। ये बार बार इसलिए हम बताते हैं कि हज़ारों केस हैं, लोगों तक खबर नहीं आती। रोज़ मुझे फ़ोन आते हैं 10-12 कि सर जी डेट तक दसो। मैंने कहा मैं बता बता के पागल हो गया हूँ, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो तंग आ गए कि यार ये क्या हर वक्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस वकील साहब बताते रहते हैं। ये भाई बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे पाकिस्तान में है। तो जो लोग रह गए हैं ना इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं फौरी तौर पे। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फीस हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद जनाब ये अब केस फाइनल हो गए, 5-6 साल के बाद ये केस लग रहे हैं। तो जो इंतज़ार कर रहे हैं ना वो फौरी तौर पे अपने कागजात मुझे भेजें, व्हाट्सअप करें मेरे टेलीफोन नंबर पे। तो वो इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे, फिर उनको 6-7 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। जब कानून बनेगा वो सबके लिए होगा। अभी उनको सिर्फ मिलेगा जो केस कर रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं, और सारे लोग इसमें अहल हैं जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वो बाद में अगर फौत भी हो गए हैं रिटायरमेंट के बाद तो उनकी जो बेवा है या बेटी है या बेटा है वो भी केस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ 2 कागजात चाहिए, रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड। तो ये आप लाजमी करें। और अब ये वीडियो देखें। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, काजी फायद ईसा ने इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत बातें की हैं ना, यकीन करो बहुत मज़ा आया है। और जो उनके नए आने वाले हैं या अफरीदी साहब, उन्होंने उनसे भी ज़्यादा प्यारी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि ये जो हम खाना इधर दे रहे हैं, तो कहते जी काजी नए या अफरीदी ने कहा है कि जो खाना मैं दे रहा हूँ ना, ये मुझे काजी फायद ईसा ने मना किया है कि खाना नहीं देना सरकारी खर्च पे। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये अपनी जेब से दूंगा। वाह वाह वाह। नए चीफ जस्टिस ने भी मोहब्बत का इजहार किया है, बहुत प्यारा। उन्होंने कहा जी हम आपको मिस करेंगे, मिस करेंगे। मैंने कहा जी आप तो मिस करेंगे, पूरी कौम मिस करेगी उनको, पूरी कौम। और वो कौम के हीरो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज में जनाब उन्होंने वो किया है। मैं थोड़ा सा आपको आखिर में 2 मिनट का क्लिप भी सुनाऊंगा। तो इससे पहले की खबरें ये हैं कि सैयद मंसूर अली शाह जो वैसे तो उम्रे पे गए हैं, लेकिन इतना गंदा एक और ख़त लिखा है उन्होंने, जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा है कि तुम शुतर मुर्ग हो और तुमने शुतर मुर्ग की तरह ज़मीन में अपना सर दबाए रखा और हालात को सही नहीं समझा, और ये सियासी हो गए हो वो। हालांकि ये वो सारी बुराइयां उसी के अंदर हैं जिसने ये ख़त लिखा है, जो उम्रे पे जा रहा है, जिसने ये ख़त लिखा है वहाँ से कि जनाब अली ये हालात हैं कि मैं कहते हैं जी मैं इसलिए इसके रेफरेंस में शामिल नहीं हुआ क्योंकि ये हद से तजावज़ कर गए थे। और इसी तरीके से मैं साकिब नासूर के भी रेफरेंस में शामिल नहीं हुआ था क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो भी उसने जो है वो रेफरेंस वो उसने भी हद से क्रॉस किया था। तो ये सारी बातें सर उसने की हैं, बहुत गंदी बातें की हैं। मंसूर अली शाह साहब तुमने बहुत गंदी बातें की हैं। तुम अब वहाँ ही रहो, इधर आने की ज़रूरत ही नहीं है। या आना है तो इस्तीफ़ा दो, मुनीब साहब तुम भी इस्तीफ़ा दो, आयशा तुम भी इस्तीफ़ा दो, शहजाद तुम भी इस्तीफ़ा दो। जो रेफरेंस में नहीं आए बेईमानी से, बदनीयती से, वो उनको अब अदालत में आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो कल भी उम्मीद है कि ये बाइकाट करेंगे। ये वाला जो तबका है ना, कल 11 बजे नए चीफ जस्टिस का जनाब 30वें जस्टिस का वो होगा, हलफ होगा, और कल 11 बजे होगा। बहुत ज़्यादा ये है। मैं आखिर में आपको काजी फायद ईसा की थोड़ी सी गुफ्तगू भी सुनाऊंगा, वो ज़रूर सुनना, ठीक है। इसके अलावा जनाब अली वो जो है अपना अलीमा बाजी और उज़्मा बाजी दोनों की ज़मानतें हो गई हैं। ज़मानतों का सीज़न चल रहा है, ज़मानतें हो गई हैं। और बुशरा बीबी पहले जेल में कैद थी, अब वहाँ पे कैद कर दी गई है वज़ीर आला हाउस KPK में। वहाँ उनको डिनर दिया गया है और सारा कुछ किया गया है। वहाँ चूँकि एक अमीन गंडापुरी को इसने लगाया था, बुशरा ने,
جیسے بشرا نے عثمان بزدار کو پنجاب میں لگایا تھا نا، اور ادھر سے لوٹ مار کی تھی وہ فرح گوگی وغیرہ کے ذریعے، تو اب اس نے امین گنڈاپوری کو لگایا ہے اور وہاں سے لوٹ مارے کرے گی. یہ بہت ساری دولت لوٹ کے تو یہاں سے بھاگنا چاہے گی. اب یہ ذہن میں یہ بھی رکھنا کہ اس نے دبئی بھاگنا ہے، اس نے بشرا بی بی نے دبئی بھاگنا ہے، اور وہ بھاگے گی پشاور ہائی کورٹ سے. بچے تیرے لاہور بیٹھے ہیں اور پاک پتن بیٹھے ہیں اور آپ ادھر چلی گئی ہیں. یہ سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ تم کیا ہو، کس کھیت کی مولی ہو اور کیا ہو. سب کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے تم نے اپنے مرید کے ساتھ عشق مٹکا کیا اور بھاگی ہو. یہ سب کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورتحال ہے. باقی بہت اچھا ریفرنس ہوا ہے. ہم قاضی فائزی صاحب کو جاتے جاتے پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی دراز کرے، اور یہ ان کی گفتگو بھی تھوڑی سی سنو، اور اس کے بعد بھی ایک گفتگو ہے وہ بھی سننا. تھوڑی سی گفتگو ہمارے پیارے چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کی آپ ڈائریکٹ بھی سن لیں، پھر بات بھی کرتے ہیں، تھوڑی سی سن لیں. اور ان کی اپنے بلوچستان کے وکیلوں سے آگے بڑھے، ججز اپوائنٹ کیے، اور ایک غیر فعال عدالت عالیہ بلوچستان پھر کا کام شروع ہوا. بلوچستان میں بہت سارا چیزیں کی. بلوچستان سے ہی میرا تعلق ہے. بلوچستان ہی میں میں نے تعلیم حاصل کی، پہلی سے 10ویں تک. سینئر کیمبرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لیے کراچی گئے. اس کے بعد 10ویں کے بعد میرے والد کی پیدائش 30 میل دور ایک شہر پشین وہاں ہوئی تھی، اور ان کے والد قندھار سے ہجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف 6 سال تھی. میرے والد بھی چلے گئے جب میں صرف 16 سال کا تھا. اب میں اپنے خاندان کی خواتین کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. میری دادی، جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، جن کو ہم ادے کہتے تھے، ان کے 3 بیٹے تھے. وہ خود پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر انہوں نے اپنے جو ایک بیوہ پشین میں رہ رہی ہیں، اب آپ اس کو سوچئے، اور یہ 100 سال سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ میں تینوں بچوں کو جو اس وقت کی سب سے بہتر تعلیم ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں. سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ، وہ ایکسیٹر کالج گئے، اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد عیسیٰ انگلستان مڈل ٹیمپل بار کی ڈگری لینے کے لیے گئے، اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے. دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئی کہ ان کی وفات میں سے پہلے ہو گئی تھی، میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی. اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا. آپ کو پہلے پشین سے کوئٹہ سے پھر کراچی 24 گھنٹے کا ریل کا سفر، پھر کئی دنوں کا. یہ دیکھیں، ریفرنس میں شریک نہ ہونے والے کا بھی شکریہ، اور منہ پہ ان کے جوتیم. بیرسٹر تھے، اور میں بھی ریفرنس میں شریک نہ ہونے والوں کا بھی شکریہ. اپنی بار کی جہاں سے انہوں نے جس کا انتخاب کیا تھا، 4 انز آف کورٹ ہیں. مڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں، تو میں بھی مڈل ٹیمپل میں گیا. میرے والد پہلے بلوچستان کے بیرسٹر تھے، اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو مڈل ٹیمپل سے جن نے بار کیا، اور میں نے بھی. ہم 3 جنریشن ایک ہی ان سے انہوں نے کیا. بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی. اس سے پہلے جب میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں، میری والدہ نے مجھے کہا، ایک ہی نصیحت دی
आप डिग्री कर लो, उसके बाद जो मर्जी करो। तो डिग्री जैसी मुझे हाथ में आई बार की, साथ साथ मेरी शादी भी हो गई। तो मेरी वाबस्तगी मेरी अहलिया और इस प्रोफेशन से बराबर की है, 42 साल की है। तो 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी ये इश्तिहार पता नहीं कहाँ से ऊपर से आ जाते हैं, हर बिद्दत है ये, आधा सर काट देते हैं। ये टीवी वालों को शर्म आनी चाहिए, हर चैनल पे ये ऊपर से इश्तिहार आ जाते हैं और फिर ये जो है ना वो सर काट देते हैं। ये कैसे इश्तिहार है, ये मना किया जाए इनको। आपको चीफ जस्टिस साहब बुला रहे हैं। तो मैंने समझा पता नहीं खैरियत क्या बात हुई, क्योंकि मैं उस वक्त अंग्रेज़ी के अखबार में लिखता था। तो मैंने कहा शायद कुछ नागुज़ीर लगा हो, तो शायद मुझे कोई डांटा पड़ने के लिए। तो मैंने रिटर्न टिकट बुक किया उसी दिन का कि वापस आ जाऊंगा। तो वहाँ पे पता चला कि उन्होंने कहा कि नहीं आप जाओ, बलूचिस्तान संभालो, वहाँ कोई जज नहीं रहा। मेरी ज़िंदगी में वीटो पार मेरी अहलिया को है। और उस वक्त मेरे पार्टनर, उनसे मैंने कहा कि मैंने कहा जी मैं जब तक वो नहीं हाँ करेंगे तो मैं भी नहीं कर सकता। तो दोनों ने एग्री किया और फिर वहाँ से मैं बलूचिस्तान एकदम ज़िंदगी बदल गई रातों रात। और बलूचिस्तान बल्कि चौधरी साहब ने मुझे कहा चले जाओ। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैं तो अपना टूथब्रश भी नहीं लाया हूँ। तो खैर बलूचिस्तान गए और फिर बलूचिस्तान में जो कुछ किया वो खैर हमारे बलूचिस्तान के दोस्तों को पता है। बहुत सारे काम जिसका मैंने जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। अस्सलाम वालेकुम, की ना है ਤੁਹਾਡਾ? गुलाम अब्बास। इत्थे किन्ने अरसे तो बैठे हो? मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ पुराना जानता वैसे। 13 साल हो गए। 13 साल हो गए ने। ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾ ਲਵੋ, ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਛਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਇਥੋਂ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਸਲੂਈ ਲੱਤ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 25000 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪਵਾਈਆਂ ਤਾਂ, ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ? 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ। ਜ਼ਖਮ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜ਼ਖਮ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕੀ ਨਾਮ? ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ, ਹਾਂ, ਲਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ, ਲਾਲ ਪੁਲ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਗਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਫੌਰਨ ਭਾਨ 1 ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮ ਅब्बास, ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਚਲੋ।